मैं डॉक्टर राकेश आपसे इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि अ, मतलब ये सबसे बड़ा लोकसभा सबसे बड़ा पंचायत है। कहने को राज्यसभा एल्डर्स हाउस कहलाता है, लेकिन लोकसभा में चुने हुए लोग जाते हैं। मोदी जी अब खुद कुछ भी बोले, लेकिन ये हरदम कहीं ना कहीं हिस्ट्री में दर्ज हो गया है कि मोदी जी खुद वहां से भाग गए थे। और ये भी एक अजीब सी बात है कि स्पीकर ये कह रहा है कि मेरे पास पुख्ता जानकारी थी कि मोदी जी पे हमला होने वाला था। तब तो भाई चीजें बहुत ही अजीब सी स्थिति में है। मतलब मोदी जी पूरी मेजोरिटी के साथ अगर मोदी जी पे हमला होने की बात हो रही है, तो ये तो सही में चिंताजनक बात है। तो डॉक्टर राकेश में पहली चीज, मोदी जी का अब कुछ नहीं रह गया है, बहुत ही थक गए हैं, खिसियाहट साफ दिखाई दे रही है, कहने को कुछ नया है नहीं, और वही पुरानी बातें जिसका सिर ना पैर कि मतलब मुझे गाली दी, मोदी तेरी कबर खुलेगी, कांग्रेस को गाली, नेहरू को गाली। और मैं एक चीज जरा आपसे समझ लो, मोदी अपने को अगर बड़ा करना है तो क्या उनके लिए उनको ये समझ में आता है कि नेहरू को छोटा करके, इंदिरा गांधी को छोटा करके वो बड़े नहीं होंगे? उनको काम करना पड़ेगा तभी वो बड़े होंगे। मैं कल के उनके भाषण पे आपकी एक टिप्पणी और फिर मेरा एक दो प्रश्न होंगे। डॉक्टर राकेश सर, कल के भाषण पर आए हमें उससे पहले वही घटना पर ध्यान देना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री लोकसभा में क्यों नहीं आए उत्तर देने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर स्पीकर को यह जानकारी है, उनके पास पुख्ता इत्तिला है कि देश के प्रधानमंत्री पर लोकसभा में भीतर हमला हो सकता है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत चिंताजनक बात है। और सचमुच जिस दिन इस देश की संसद में देश के सिरमौर, देश के मुखिया पर विपक्ष के लोग हमला कर देंगे, उस पर शारीरिक कोई हमला होगा, उससे ज्यादा काला दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा प्रश्न यह है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को जानकारी थी कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, ये बात उन्होंने खुद कही है। जब तक भोंपू मीडिया चला रहा था, हेडलाइंस वो भी प्लांटेड ही थी, उनको बताया गया था कि इस तरह की खबरें चलाएं। लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष अपनी आसंदी पर बैठकर ये कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री से कहा आपका आना ठीक नहीं होगा, यहां कुछ अनर्थ हो सकता है, तो मेरा सवाल यह है, क्या उस घटना को कारित करने वाले षड्यंत्रकारियों, साजिशकर्ताओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ? वो कौन सी एजेंसी थी जिसने स्पीकर को बताया कि विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं? चलिए, उस एजेंसी की गोपनीयता बनाए रखिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या संसद मार्ग थाने में संबंधित षड्यंत्रकारियों, हत्या की योजना बना रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा लोकसभा अध्यक्ष ने, लोकसभा के महासचिव ने या किसी भी सरकारी अधिकारी ने दर्ज कराया? मुलजिमों के नाम कब तक देश के सामने आएंगे? कौन प्रधानमंत्री पर हमला करने की योजना बना रहा था? कितने लोग उसमें शामिल थे? कौन कौन थे? अगर राहुल गांधी भी थे तो मैं तो कहूंगा कि इससे बेहतर अवसर कौन सा होगा नरेंद्र मोदी और सरकार के पास। स्पीकर एक एफआईआर दर्ज कराएं कि फला फला जगह, फला कमरे में बैठकर प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बन रही थी और उसमें ये लोग आरोपी बनाए गए। जब तक ऐसी कोई एफआईआर नहीं होती, ये प्रपंच मात्र ही माना जाएगा। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री जी से। मान लीजिए स्पीकर ने यह सूचना दी भी थी कि कुछ अनर्थ हो सकता है, कुछ अघटित घटित हो सकता है, विपक्ष के लोग हमला कर सकते हैं, तब भी एक शूरवीर प्रधानमंत्री को, 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री को, अजैविक अवतार को इतना क्यों डरना चाहिए था? तब भी उन्हें सदन में आ जाना चाहिए था। देखते हैं कौन हमला करता हमारे प्रधानमंत्री पर। और सचमुच में अगर कोई आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर भी ऐसा कर देता, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए इससे ज्यादा स्वर्णिम अवसर और कौन सा हो सकता था? विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील ठुक जाती कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर सशरीर हमला किया। तो उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं की सदन में आने की? इस देश ने तो वे नेता देखे हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए जान न्यौछावर कर दी।
न जाने कितनी गोलियां इंदिरा गांधी ने अपने सीने में संभाली। राजीव गांधी, उनका शव भी पूरे पूरे आकार में नहीं मिला। देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी चरित्र हत्या करने के लिए प्रधानमंत्री कोई मौका नहीं छोड़ते, वो आजादी के समय विभाजन विभीषिका के दौर में दिल्ली के दंगाइयों के बीच जीप से कूद जाता था एक लाठी लेकर। और गांधी का तो कहना ही क्या, वो तो कोलकाता में नोआखोली में दंगाइयों के बीच नंगे पैर हमारे राष्ट्रपिता कूद जाने वाला व्यक्ति था। उस देश का प्रधानमंत्री इतना डर जाए कि अपने ही सबसे बड़े सदन में न पहुंचे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और फिर जब वे पहुंचे भी, अब आपके प्रश्न पर आते हैं, उच्च सदन में वे गए, उन्होंने भाषण दिया। आगे और विस्तार में जाएंगे, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं कि उनका पूरा भाषण झूठ का पुलिंदा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबके नाम लेकर उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो साधारण से अंग्रेजी अनुवाद में ही गलत साबित होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू विदेश गए तो कहा कि 35 करोड़ लोग, उन्होंने जो भी कुछ कहा उसका आशय यह था कि वो मेरे लिए आफत है, जबकि उसका सीधा सीधा अर्थ यह था कि मेरा कंसर्न है, मेरी चिंता है। गांव का अगर सरपंच ये कहे कि गांव की आबादी 1000 है और 1000 लोग मेरी चिंता का विषय है, मैं जिम्मेदार हूं उनकी भले बुरे के लिए, उसको उन्होंने ये कह दिया कि 35 करोड़ भारतीयों को समस्या बताया था नेहरू जी ने। गांधी सरनेम को लेकर अखंड झूठ बोल दिया। फिरोज गांधी का गांधी सरनेम गांधी जी का दिया हुआ नहीं है, ये भी वर्षों से 50, 60, 70 सालों से व्हाट्सएप पर चल रहा है। गांधी जी का दिया हुआ नहीं है। फिरोज गांधी का सरनेम उनका पारिवारिक पैतृक सरनेम था। तीसरा बिंदु, बोफोर्स का जिक्र किया सर। आज के अखबारों की हेडलाइन है, मैं भोपाल में बैठा हूं, मध्य प्रदेश के सारे अखबारों की हेडलाइन है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बोफोर्स से लेकर ट्रेड डील तक देश को ले आए। बोफोर्स का नाम किस बिना पर ले सकते हैं? 4 फरवरी 2004 दिल्ली की हाई कोर्ट ने राजीव गांधी सहित सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। बाइज्जत बरी हो चुके हैं राजीव गांधी। उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई सर, उस पर भी बरी हो गए। स्वीडिश पुलिस के मुखिया ने 2012 में बोफोर्स के मामले में लगे गए सारे आरोपों को खुद झूठा बताया। स्वीडिश पुलिस का मुखिया कह रहा है। नरेंद्र मोदी बोफोर्स का राग अलाप रहे हैं। तो जिनके पास अपना बताने करने के लिए कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धियां नहीं है, वे इतिहास की राख को कुरेदने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में उस राख को अपने मुंह पर ही मल लेते हैं। नरेंद्र मोदी का कल का भाषण ऐसी ही एक कोशिश थी, इसके सिवा उसमें कुछ नहीं था। जी आनंद जी।